नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। 2 तिमाही का सफर शायद इससे मुश्किल नहीं हो सकता। अप्रैल की शुरुआत में हम नाउमीदी, चिंता, जाने अनजाने डर से जूझ रहे थे। वक्त गुजरते नहीं गुजर रहा था। लोग बुरे वक्त से लड़ने का हौसला जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 6 महीने बाद ही हम तमाम चिंताओं के बावजूद फिर उम्मीद से लबरेज होकर नए सपनों के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। यही हाल बाजार और कॉर्पोरेट इंडिया का है। जैसे जैसे सेंटिमेंट सुधर रहा है, कंपनियों के प्रदर्शन और बाजार में भी सुधार दिख रहा है। फिर अच्छे दिन लौटते दिख रहे हैं। आज इस खास पेशकश क्वार्टर से क्वार्टर तक हम इसी सुधार की बात करेंगे और आपके लिए कमाई के मौके तलाशेंगे। तो क्वार्टर से क्वार्टर तक हम करने के वाले हैं। ध्यान रखें, रिजल्ट सीजन पे हमने एक बहुत डिटेल्ड कवरेज आपके लेकर आए थे, रिजल्ट्स महाकुंभ। इस बीच आपने नोटिस करा होगा कई सारी कंपनीज की तरफ से क्वार्टरली अपडेट्स ऑलरेडी सामने आना शुरू हो चुका है। तो उन क्वार्टरली अपडेट्स के जरिए उस सेक्टर की कैसी तस्वीर रह सकती है, ज्यादा प्रिसाइज तस्वीर हमें समझ में आएगी और इनफैक्ट ये जानने की कोशिश होगी रिजल्ट से पहले कौन से वो स्टॉक्स हैं जो हमें खरीदने चाहिए। मदद करने के लिए होंगे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। आप दोनों का स्वागत है। और राजेश जी, क्वार्टर से क्वार्टर तक हमारे प्रोड्यूसर साहब जो नाम लेकर आए ना, इससे एक ही चीज बार बार जहन में घुस रही है, QSQT। वो कयामत से कयामत तक, वो भूले नहीं भूलती वो मूवी। मेरे ख्याल से आमिर खान, जूही चावला डेब्यू कर रहा था और रातों रात सुपरस्टार्स बनते हुए नजर आए थे। उसके गाने, वो मूवी, जैसी ये नाम आया ना, तब से वो मूवी मेरे जहन में पूरी घूमने लगी। मॉर्निंग आशीष जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? ओके, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग गाबा सर। देखिए, नाम इससे बेहतर हो नहीं सकता था, क्योंकि कयामत से कयामत तक, अब जो ये कोविड का जो दौर गया है पिछले 2 क्वार्टर का, एक कयामत ही है ये। और ये कयामत से आगे आने वाले दिनों तक कह सकते हैं। आई होप कि कयामत से अगले कयामत तक ना हो, बट कयामत से तो निकले ही हैं। हाँ। मैं ऐसी शो के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं वो सारे डेटा कोलेक्ट कर रहा था जिनके क्वार्टरली अपडेट्स आ गए। तो उस बीच में पता नहीं मूवी घूम रही थी मेरे जहन में, राजवीर सिंह, रश्मि, सब याद आने लगा। आज 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और मूवी, गावा सर याद है मूवी क्या? QSQT, कयामत से कयामत तक हो चुके हैं, 2 नहीं सर। गावा सर, शायद मुझे लगता है आमिर खान की फिल्म थी वो। अरे शायद क्या, और क्या, आमिर खान और जूही चावला की थी। या ऐसा कुछ याद है मुझे। आजकल क्या हो गया, अभी उम्र भी तो हो गई। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है, लेकिन अब फोकस काम की बातों पर। एक एक करके वो क्वार्टरली अपडेट्स, और सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टरली अपडेट्स बैंकिंग स्पेस से आए हैं। मैं जरा स्क्रीन पे वो क्वार्टरली अपडेट्स एक एक करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप लोगों से बातचीत करूंगा इस स्पेस के बारे में। तो बैंकिंग स्टॉक्स में 3 बैंक्स ने अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक। अब इनके क्वार्टरली अपडेट्स में एक एक हर पैमाने पे मैं कंपेयर करके दे रहा हूं आपको। एडवांसेस के फ्रंट पे HDFC बैंक 16% का उछाल, इंडसइंड बैंक 2% और फेडरल बैंक का 6% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। इसके आगे तस्वीर लेकर आइएगा तो डिपॉजिट्स के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो इस क्वार्टर Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर के अपडेट्स हैं। डिपॉजिट साल दर साल 20% HDFC बैंक के बढ़ेंगे, इंडसइंड बैंक के 10% बढ़े, फेडरल बैंक के 13% का सुधार देखने को मिला। और एक और बैंकिंग पैरामीटर पे ये लोग अपने क्वार्टरली अपडेट शेयर करते हैं, वो है कासा रेशियो। और कासा रेशियो भी आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। वो कंपैरेटिव नंबर्स पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कैसे थे, इस बार की तस्वीर कैसी है, वो आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। और इन आंकड़ों को देखकर एक बात तो बड़ी क्लियर थी कि HDFC बैंक सेक्टर लीडर है, लीडर जैसे एक्ट कर रहा है। चाहे साल दर साल देखूं, चाहे Q on Q देखूं, मार्केट शेयर ये गेन करते हुए आज भी आपको नजर आएंगे। और क्या परफॉर्मेंस थी एक पेनफुल क्वार्टर में HDFC बैंक की तरफ से। इंडसइंड बैंक के लिए मैं इतना कह सकता हूं, जो परफॉर्मेंस आई, इस समय
बैलेंस शीट को सुधारने के लिए जूझ रहे हैं, ये सब जानते हैं ये लोग, हम लोग। तो उसी तरह का परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। तो साल दर साल तो मार्केट शेयर लूज करा है, लेकिन जब मैं इन आंकड़ों को सीक्वेंशियली देख रहा था क्यू ऑन क्यू, तो इंडसइंड बैंक ने मार्केट शेयर वापस गेन करना शुरू करा है। और फेडरल बैंक खैर मिड कैप स्पेस में सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंटिसिपेटेड था और ऐसे ही हुआ है। मेरे ख्याल से जब इसके पीएस का परफॉर्मेंस सामने आएंगे तो स्टैक में शायद लीड करता हुआ आपको फेडरल बैंक नजर आएगा। इस तरह का ट्रैक्शन इसने Q2 के अपडेट में हमारे साथ शेयर करा है। अब अग्रवाल साहब, सवाल ये कि ये जो आंकड़े आए हैं, इनको देखते हुए क्या तस्वीर पेंट हो रही है बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर Q2 को, और इनमें से जो 3 आंकड़े सामने हैं या फिर अदरवाइज भी कौन सा बैंकिंग स्टॉक रिजल्ट से पहले रखना है मुझे? देखिए, अगर बैंकिंग स्टॉक की बात की जाए और ये जो 3 बैंक कह लीजिए, तो तीनों में दिग्गज में HDFC बैंक, मध्यम कैटेगरी में इंडसइंड को पकड़ूं और स्मॉल कैप में अगर फेडरल को पकड़ूं, तो मैं समझता हूँ कि तीनों से ही बहुत एक्साइटिंग डेटा आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि कोविड के बाद जो दिक्कतें थी वो पूरी तरीके से तो नहीं, बट ठीक है, थोड़ी थोड़ी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है और ये बहुत एक्साइटिंग है। और मैं समझता हूँ अगर किसी को रखना हो तो अगर थोड़ा सेफ प्ले करना हो तो बेस्ट बेट तो HDFC बैंक ही रहेगी, क्योंकि अगर आप देखो तो कासा रेशियो 42% के आसपास बढ़ गया है, एडवांसेस में 16% की बढ़त है, डिपॉजिट्स में 20% की बढ़त है, और हर बार तिमाही दर तिमाही बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्टेबल परफॉर्मेंस दी है। तो HDFC बैंक में बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। थोड़ा सा रिस्क किसी को लेना हो, क्योंकि इंडसइंड बैंक में क्या है कि आपको टेलीकॉम की दिक्कतें हैं, अगर वहां से रिकवरी आती है, वहाँ AGR के जो पैसे हैं वो सब उनके जो रिकवरी होने चालू हो जाती है, जो डेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत स्विफ्टली आपको बढ़त दे सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स पे मैं नजर रखने की एडवाइस दूंगा। स्टेबल रिटर्न्स के लिए HDFC बैंक एनी टाइम इज बेस्ट। बिल्कुल ठीक बात, और बिल्कुल एक्चुअली ये फैक्ट है। और गाबा सर को तो अच्छा लगेगा सुन के, गाबा सर के पोर्टफोलियो का स्टॉक है HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, इन्होंने बर्थडे पिक के तौर पे दिया था और तब से वॉलेटाइल, लेकिन क्या मूव्स इस बैंक ने डिलीवर करें। गाबा सर, रिजल्ट से पहले HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या लेने की ये सही जगह है या रुकना है? आप किस लेवल्स पे एंटर करना चाहोगे अगर फ्रेश एंट्रेंट हो HDFC बैंक में? तो ये स्टॉक जहां चाहे ले ले, लेकिन बेचिए मत, इतना ही कहूंगा। यहाँ पर थोड़ा डिप मिलता है तो ले लीजिए, नहीं मिलता तो मिस हो जाएगा, खरीदिए लेकिन बेचिए मत। ऐड करना है तो नीचे आने तक ऐड कीजिए। ये स्टॉक बेचने लायक नहीं है। HDFC बैंक हो, HDFC हो या फिर इंडसइंड बैंक हो, बेचने लायक नहीं है तीनों स्टॉक। हाँ, और इंडसइंड बैंक के नंबर्स पे बड़ा क्लियर है, एडवांसेस फ्लैट थे, डिसबर्सल्स को लेके कंजर्वेटिव हैं, इसलिए मैंने कहा शायद बैलेंस शीट सुधार पे समय जोर देते हुए। लेकिन अग्रवाल साहब भी ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए कि हो सकता है मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाए, थोड़ा सा टेलीकॉम का जो बादल है वो छटते हुए अगर आपको नजर आए। लेकिन HDFC बैंक एक कंसेंसस है, जहां भी मिले खरीदने के मौके और इसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करें। तो रिजल्ट सीजन से पहले भी एक सेफर बेट हो सकता है। HDFC बैंक के नंबर्स ध्यान रखें, अगले हफ्ते बैंकिंग रिजल्ट्स की शुरुआत HDFC बैंक से होगी अगले हफ्ते। तो ये तो बैंकिंग पैक के जो क्वार्टरली अपडेट आए थे, इन नंबर्स को देखकर लग रहा है हालात सुधर रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे Q2 Q1 से बेहतर होगा, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है और काफी हद तक प्री कोविड लेवल्स तक परफॉर्मेंसेस धीरे धीरे करके पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंकरेजिंग खबर है। ऐसे ही एक और इंकरेजिंग पॉकेट है जिससे खबरें अच्छी आ रही हैं रिजल्ट सीजन से पहले, वो है रियल एस्टेट को लेकर। अब उस कड़ी को जोड़ने के लिए मैंने 2 तरह के जो क्वार्टरली अपडेट आए थे उनको कंपेयर करा। एक तो HDFC लिमिटेड, क्योंकि NBFC जो हाउसिंग पे फोकस करती है तो उसी पॉकेट की पिक्चर प्रेजेंट कर रही है, और दूसरा शोभा के और रियल एस्टेट कंपनीज में सनटेक रियल्टी के क्वार्टरली अपडेट्स आए, सब रोजी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं इस पॉकेट को लेकर। HDFC लिमिटेड के जो क्वार्टरली अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इंडिविजुअल लोन बिजनेस सीक्वेंशियली मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट है, जुलाई से सितंबर हर मंथ हालात और सुधरते हुए नजर आए। ये पहला अपडेट था। इन्होंने कहा कि लोन एप्लीकेशन जो रिसीव हुई साल दर साल 12% का उछाल है। साल दर साल इसलिए बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पिछले साल कोविड की टेंशन नहीं थी, उस बेस पर 12% लोन एप्लीकेशंस बढ़ती हुई नजर आई। इंडिविजुअल लोन अप्रूवल्स 9% साल दर साल बढ़े। इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट्स पिछले साल के 95% पे पहुंचते हुए नजर आए। इस तरह से हालात सुधरे HDFC लिमिटेड के, इसलिए वो जब खबर आई थी तो स्टॉक में एक तगड़ा उछाल आपने आता हुआ देखा। और जब मैं मंथ ऑन मंथ कह रहा हूं तो एक और पिक्चर प्रेजेंट करूंगा आपकी, ये सिर्फ सितंबर के महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर है ना, जो आखिरी महीना था सितंबर का, और सितंबर में देखिए तस्वीर कितनी इंप्रूव हुई है। इंडिविजुअल लोन रिसीट्स 21% बढ़ी, इंडिविजुअल लोन अप्रूवल्स 31% बढ़े, डिसबर्समेंट्स
ये पिछले साल सितंबर से कंपेयर कर रहे हैं, 11% का उछाल था। इस तरह से इस क्वार्टर के एंड में आते थे स्थिति में सुधार देखने को मिला है। तो ये पिक्चर अच्छी प्रेजेंट करता है होम लोन मार्केट को लेकर, हाउसिंग रियल एस्टेट को लेकर। और सीधे सीधे रियल एस्टेट कंपनी के आंकड़े आप देखिएगा स्क्रीन पर। शोभा लिमिटेड की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी और शोभा कह रहा है टोटल सेल्स वैल्यू Q2 में जो थी 690 करोड़ रुपए की थी। ये साल दर साल कंपेयर करूं तो 1% का उछाल, और क्यू ऑन क्यू, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो रियल एस्टेट कंपनीज को पेन था, 41% का क्यू ऑन क्यू उछाल। दोनों पैमानों में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही है इस कंपनी की तरफ से। और एक और इंटरेस्टिंग अपडेट, औसतन रियलाइजेशन जो है उसमें इंप्रूवमेंट है। रियलाइजेशन है 7,737 रुपए का पर स्क्वायर फीट, 17.5% पिछले साल से उछाल, क्यू ऑन क्यू भी 3-3.25% का इंप्रूवमेंट। इस तरह से अच्छा अपडेट है शोभा की तरफ से। सनटेक रियल्टी लीजिए स्क्रीन पर। सनटेक रियल्टी कह रहे हैं प्री सेल जो हुई है 200 करोड़ रुपए की कर डाली, साल दर साल 96% का उछाल, क्यू ऑन क्यू 98% का उछाल, कलेक्शन से 141 करोड़ के ऑलरेडी इस क्वार्टर में इन्होंने अपडेट दे दिया है कि कर लिए इन्होंने। तो दरअसल ध्यान रखें, जो रिड्यूस्ड स्टैंप ड्यूटी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने लेके आई उसका फायदा, और जो इस समय इंटरेस्ट रेट्स लोअर लेवल्स पर हैं, तो शायद जो कंज्यूमर डिसीजन लेना चाहते थे वो अपनी डिसीजन एक्सपेडाइट कर रहे हैं। ये नंबर्स क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं। अग्रवाल सर, ये रियल एस्टेट एज अ स्पेस, ये परफॉर्मेंसेस तो लग रहा है गजब की आने वाली हैं, और ये सरप्राइज है मेरे लिए। मैं ऑफिस से घर, घर के ऑफिस के बगैर कुछ ज्यादा कर नहीं रहा हूं, लेकिन लोग घर खरीद रहे हैं, लोग एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। अभी मैं टाइटन का अपडेट लेकर आऊंगा तो लोग ज्वेलरी तक खरीद रहे हैं, हम लोग डरे बैठे हैं, लेकिन ऐसा मार्केट प्लेस में नहीं हो रहा है। अब इस रियल एस्टेट की तेजी को खेलना है तो हाउसिंग एनबीएफसी के जरिए खेलना चाहोगे आप, कि किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ एक्सपोजर लोगे? कैसे इस तेजी को खेलोगे, और क्या वाकई रियल एस्टेट बहुत रोजी पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है? को प्ले करना तो मैं समझता हूं कि जो प्रॉक्सी प्ले है रियल एस्टेट का वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर बढ़त होगी तो जाहिर सी बात है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की परफॉर्मेंस सुधरेगी। और मैं समझता हूं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे हैं, इन्वेंट्री के मुद्दे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए जो खुदरा निवेशक हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये होता है कि वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को प्ले करें, जिसमें न केवल उन्हें एनबीएफसी का फायदा मिलता है बल्कि हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर का भी मिलता है। तो बेटर ऑप्शंस मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रहेगी, जिसमें एचडीएफसी, जैसा कि आपने कहा कि पिछले तिमाही से भी बेहतर नंबर्स उन्होंने जो इंडिकेशंस दिए हैं, फिर वो चाहे डिसबर्सल्स को लेके हों और लोन अप्रूवल्स को लेकर के हों। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो उस कंपनी की जो सब्सिडियरीज हैं, फिर वो चाहे लिस्टेड सब्सिडियरी एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ जैसी हो, या अनलिस्टेड में एचडीबी फाइनेंशियल या एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसी हो, सारे ही की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। तो मैं समझता हूँ किसी को लेना हो तो एचडीएफसी लिमिटेड ले, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, हालांकि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अभी तक ऐसे कोई Q2 के नंबर नहीं आए, लेकिन फिर भी चूंकि उनके पेरेंटेज अच्छी है, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम पड़ते हैं, डिविडेंड अच्छा देती है और वैल्यूएशन भी बहुत अच्छे हैं, तो वहां भी नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात। तो रियल एस्टेट की तेजी को खेलना है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक बेहतर विकल्प है। आपको याद होगा जब बीच में अफोर्डेबल हाउसिंग को बड़ा टूल दिया गया था, बड़े अपडेट्स आए थे कि बड़ा एग्रेसिवली अफोर्डेबल हाउसिंग के लोन्स डोल आउट हो रहे हैं, सरकार बड़ा स्पेंड कर रही है, तब रियल एस्टेट कंपनीज में उस तरह का फायदा रिजल्ट्स में नजर नहीं आया था, फायदा नजर आया था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में तब भी। और यहीं पे वो बेहतर विकल्प हो सकता है इस तेजी को खेलने का, एचडीएफसी लिमिटेड या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इनफैक्ट इसका क्वार्टरली अपडेट नहीं है, लेकिन वो स्टॉक भी इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन गावा सर, एक सवाल आपसे, सबसे प्रिफर्ड रियल एस्टेट बेट शोभा लिमिटेड के आंकड़े बड़े स्ट्रांग आए, स्टॉक बहुत तगड़े मोमेंटम में है, इसी स्टॉक पे जरा कॉल दीजिएगा, क्योंकि बीच में गोदरेज ग्रुप बहुत एग्रेसिवली शोभा लिमिटेड में खरीदारी कर रहा था, तब जब वो बाइंग आ रही थी तब उसको देख के हौसला बढ़ रहा था। शोभा लिमिटेड का चार्ट क्या कहता है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है क्या? शोभा लिमिटेड का जो स्टॉक है बढ़िया है, अगर गोदरेज ले सकता है तो हम भी ले तो, लेकिन वो तो लेना है तो शोभा को भी ले, लेकिन व्हाई नॉट गोदरेज? मुझे लगता है शोभा लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक ही नजर आता है, 400 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, 200 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रही बात गोदरेज प्रॉपर्टीज की, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये हायर लेवल्स पर है, इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड दोनों अट्रैक्टिव हैं। गोदरेज ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। ये प्रकाश सर अपने लिए कहना है कि हमारे साथ क्या लिमिटेड कैपिटल है प्रकाश सर,
तो बड़ा सोच समझ के पैसा डालना पड़ता है। ये एक इशू हमारे साथ है, लेकिन फिर भी सुबह लिमिटेड अट्रैक्टिव है इन लेवल्स के आसपास। इस स्टॉक पे भी दाव लगाया जा सकता है, लेकिन एनबीएफसीज एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बार एफएमसीजी की तस्वीर भी बहुत हद तक क्लियर होने वाली है, क्योंकि चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कई सारे सेक्टर्स के जो क्वार्टरली अपडेट्स आए उनसे उन सेक्टर्स की पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर्स रहेंगे कैसे और कौन सी सबसे प्रेफर्ड बेट होगी इन रिजल्ट सीजन से पहले। अच्छा, एफएमसीजी के 2 अपडेट्स आए। मैरिको का अपडेट आया जो खुद भी कह रहे हैं कि रिवाइवल है कंज्यूमर सेंटिमेंट में, हालात धीरे धीरे प्री कोविड लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर भी कह रहा है डिमांड ट्रेंड्स अब स्टेबल हो रहे हैं और सीक्वेंशली इंप्रूव हो रहे हैं। वो डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगी। तो राजेश सर, एक तो बड़ा ऑब्वियस है कि हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। अब इस सुधरते हालात से पूरी सेक्टर के हालात कैसे रहेंगे आप ये बताओ, और सबसे प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी सर, क्विकली? देखिए, नंबर्स तो मेरिको के आए जिसमें सीधे सीधे तौर पे दिख रहा था कि रूरल डिमांड बढ़ रही है और उनके प्रोडक्ट्स के भी बढ़े हैं। लेकिन अगर अपने को कोई पिक करनी हो तो मैं 2 देना चाहूंगा। पहला पिक ब्रिटानिया का रहेगा जिसमें प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। पिछली तिमाही में शानदार रिजल्ट आए थे और अभी भी मैं समझता हूँ कि अच्छे बढ़त दिखा सकता है। और दूसरा आईटीसी का रहेगा जहां की वैल्यूएशन इतने सस्ते हो गए कि मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें और क्या खराबी हो सकती है, क्योंकि आपको डिविडेंड यील्ड भी 6% के आसपास की बैठ रही है। तो ये 2 पिक देना चाहूंगा। हाँ, नहीं बात सही है। ब्रिटानिया और आईटीसी में खराबी कुछ नहीं है, लेकिन लोग अच्छा ही नहीं ढूंढ पा रहे। लेकिन इवेंचुअली इन लेवल्स पे सब अट्रैक्टिव है। अब समय कितना लगेगा एनीबडी इज गैस, लेकिन इन भाव पे ये स्टॉक शायद अट्रैक्टिव हो चुका है। चलिए, ये दोनों एफएमसीजी की प्रेफर्ड बेट्स। गावा सर, मैं कह रहा था ना कि रियल एस्टेट इस मंदी में भी मूड खराब, सेंटिमेंट निगेटिव, तो लोग घर खरीद रहे हैं। घर के साथ साथ लोग ज्वेलरी भी एग्रेसिवली खरीद रहे हैं। टाइटन की तरफ से अपडेट आया है सर कि ज्वेलरी डिवीजन ने बहुत अच्छा करा है। अब रिकवरी रेट 98% पे पहुंच गया है। मेट्रोस को छोड़ दें तो बाकी जगह तो हालात और अच्छे होते हुए नजर आए। तो टाइटन की तरफ से अपडेट बड़े अच्छे आए। ये स्टॉक कैसा है सर? मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया चार्ट बना है। आज का जो मूव है टाइटन का बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है कि इसमें जो भी न्यूज मिलती है टाइटन में, वो खरीदारी का मौका रहेगा। शायद 1350 से 1400 भी देखने को मिलेगा चांस। बहुत बढ़िया मूव है, ले लेना चाहिए। अचरज हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन फैक्ट है। हाँ, एक्चुअली तो फैक्ट ये है, फैक्ट आ चुका है कंपनी की तरफ से कि हालात बहुत अच्छे सुधर रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा बेहतर सुधर रहे हैं और टाइटन को आपको रडार पे रखना है। अच्छा गावा सर, जब मैंने कयामत से कयामत तक की बात करी तो आपने कहा शायद आमिर खान साहब की मूवी होगी, या आमिर खान साहब आपके पड़ोसी हैं। आप सलमान खान की तो हर मूवी इतनी क्लोजली ट्रैक करते हो, प्रीमियर देखने जाते हो, और आमिर खान के लिए शायद कहते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो टर्की में मिलने जाते हैं ना। अच्छा, इसीलिए आपको पसंद नहीं आता वो पिक्चर देखना उनकी? वो तो अभी के हालात थे, ये 88 में पिक्चर आई थी। मैं एक नेशनलिस्ट हूं। अरे तो 88 की पिक्चर पे अभी बदला ले रहे हो आप, ऐसा थोड़ा ना होता है। हाँ, कभी भी हम तो चार्टिस्ट है ना, ऊपर जाकर खरीदो, नीचे जाकर बेचो। अच्छा, आप दोनों को आपको तो गायबा सर याद नहीं है, लेकिन अग्रवाल साहब आपको याद होगा इस मूवी के एक बड़ी बहुत अच्छी मूवी के सॉन्ग्स थे। पापा कहते हैं, दूसरा एक सॉन्ग था ए मेरे हमसफर, वो मंजिल प्यार की, है ना? तो मेरे प्रोड्यूसर्स, हाँ, वो अमेजिंग गाने थे। मेरे प्रोड्यूसर्स आज जो शो बना रहे थे, उन्होंने कुछ लाइंस लिख के मुझे दिखाया। मैंने कहा लाइंस तो गजब की हैं, शो खत्म करते करते दिखाना चाहूंगा। आप भी सुनिएगा, शो यहीं एंड कर रहा हूं, लाइंस के साथ इस शो को एंड करूंगा। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइएगा जरा वो लाइंस। वक्त ही तो था गुजर गया, दीवार गिरी फिर खुला रास्ता, अंधेरा खत्म रोशनी की दस्तक, रोके कब रुकी मंजिल तरक्की की। क्या चलिए, लाइंस के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। गाबा सर, अग्रवाल सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। नमस्कार।